पिछले क्लास में हम लोग अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र की गणना करना सीख चुके हैं। और इस वीडियो में हम ये जो आज का वीडियो होगा इसमें हमको संरचना सूत्र की डिफिनीशन पढ़नी है। उसके बाद रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है इसके बारे में जानना है। और उसके बाद हमको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो हमारे सिलेबस का लगभग लास्ट टॉपिक होगा और ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर में सिलेबस के हिसाब से लास्ट टॉपिक होगा रस समीकरण मिति मतलब रासायनिक समीकरण की रस समीकरण मिति पढ़ना है। उसी पर कैलकुलेशन हमको पढ़ने हैं, बहुत सी न्यूमेरिकल्स हैं उस पर। और उस न्यूमेरिकल को पढ़ने के लिए हमको जो अभी तक 10th में या 9th में जो हम लोग रिएक्शन पढ़े हैं केमिस्ट्री में, या 6, 7, 8 में भी अगर कुछ पढ़े होंगे तो सारे रिएक्शन हमको याद होना चाहिए। याद नहीं होगा तो यहाँ पर भी हम रिएक्शन को वहाँ पे रिपीट करेंगे, लिखवाएंगे और उसी रिएक्शन के बेस पर हमको गणनाएँ करनी होंगी। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, मैथमेटिकल टाइप्स है ये टॉपिक्स। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और 1-2 बार वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आज का लेक्चर और इसके बाद अभी कुछ और इसमें कि कुछ टॉपिक्स बचेंगे, एक और लेक्चर कहने का कि इसके बाद एक और वीडियो आपको मिलेगा। उसके बाद ये फर्स्ट वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो उस चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़ें। मेन बात यह है कि फर्स्ट ईयर से वीडियो जब डालने के बाद कोई रिस्पांस ही नहीं होता है कि कितने बच्चे पढ़े, क्या हुआ, कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कोई क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपकी वीडियो आने में काफ़ी लेट होता है। तो अगर पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, या क्वेश्चन सॉल्व करके आप कंप्लीट सही से कर लेंगे या नहीं आएगा, कुछ भी रिस्पांस आ रहा है, नहीं आ रहा है, कर रहे हैं, सॉल्व हो रहा है तो कुछ मिलेगा। तो उसी के बेस पर हमारा वीडियो आगे बढ़ता है। एक वीडियो डालने के बाद एक हफ्ते हो जाने के बाद भी 100 लोग भी नहीं देख पाते हैं। तो कहने का वही वीडियो हम जब तक कि हमारे टोटल व्यूज लगभग 150 जितने एडमिशन हैं उतने लोग अगर नहीं कि कम से कम एक ही बार देख करके अगर 150 तक पहुंचा देते हैं तो हम अगला वीडियो डाल देते हैं। कहने का यह है कि जब तक 150 लोग वीडियो नहीं देख लेंगे तब तक अगला वीडियो आने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए कि इससे कम पर फिर नया वीडियो अपलोड करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए कि एडमिशन जिनका हुआ है, पढ़ना सबको ज़रूरी है। और सबको पढ़ना ज़रूरी का मतलब क्या हुआ कि सबके पास नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सोच रहे हो आप लोग कि अभी स्कूल खुलेगा फिर उसके बाद से अलग से पढ़ाया जाएगा, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे केमिस्ट्री में, ठीक है। बाकी और सब्जेक्ट की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन केमिस्ट्री के लिए हम 100% श्योर रहिए आप लोग इसके बारे में कि दोबारा नोट्स बनवाया जाए या दोबारा कुछ कि इसके लिए अलग से फिर से पढ़ाया जाए। हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ समझा दिया जाएगा, लेकिन नोट्स बनवाने का तो कोई चांस ही नहीं है। इसलिए अच्छे से कापी ख़रीद करके केमिस्ट्री के लिए और अपना नोट्स इसी वीडियो से पढ़िए और पढ़ करके नोट्स भी तैयार करते जाइए। और नोट्स तैयार करके आपके NCERT में भी और भी कोई अगर आप बुक रखे हों केमिस्ट्री की तो उससे भी बहुत से न्यूमेरिकल और उससे संबंधित हों तो उसको आप लोग सॉल्व करें। और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पूछ सकते हैं। अगर समझाने लायक होगा तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको बता देंगे, सॉल्व करके दिखा देंगे। लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो उसी के लिए क्लास स्टार्ट होगा तो उसमें बताया जाएगा। लेकिन क्लास शुरू होने के बाद से अगर नोट्स कंप्लीट नहीं होगा तो चाहे वह नए बच्चे हों, चाहे पुराने बच्चे हों, चाहे कोई भी हो, इतना तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि नोट्स जैसे ही स्कूल खुलेगा, अगर आप स्कूल में आ गए तो जितना हम वीडियो के माध्यम से जितना हम पढ़ा चुके हैं उतना नोट्स हमको कंप्लीट चाहिए। चाहे जिस भी तरह से आप अच्छे से पढ़ के बढ़िया से तैयारी कर लें, तैयारी करके उसके बाद अब नोट्स भी तैयार कर लें। और इसलिए कि पढ़ना तो हमको है ही, ये चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, बहुत कम पढ़ाया जाता है, बहुत कम लोगों के समझ में आता भी है। इसलिए थोड़ा ध्यान दें और ध्यान से पढ़ें। पढ़ने की आदत अब डाल लें, इसलिए कि इंटरमीडिएट में आने का हाई स्कूल और इंटर की कोई तुलना ही नहीं होती है। हाई स्कूल के अगर तुलना करें इंटर से तो लगभग 20 गुने का सिलेबस का अंतर आता है। इसलिए अगर मैच्योरिटी नहीं आएगी और थोड़ा सा अगर सीरियस नहीं होंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। टाइम तो निकल ही गया,
ख़त्म होने वाला, लगभग आधा सितंबर ख़त्म हो गया, अक्टूबर कुछ 6 महीने की पढ़ाई, और 6 महीने में हमको कंप्लीट करना है सब कुछ। इसलिए थोड़ा सा सीरियस होकर के पढ़ाई करने की कोशिश करें। और वीडियो को अपने जिन लोगों के पास अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो उनको, अगर नंबर हो आपके पास, उनको शेयर कर दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि चैनल को अपने खुद सब्सक्राइब कर लें। उससे फ़ायदा क्या होगा ना कि जब वीडियो हम डालेंगे तो डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंचेगा और आप देख लेंगे। वरना होगा क्या कि पहले हम स्कूल का लिंक, इस वीडियो का लिंक स्कूल पे भेजते हैं, फिर स्कूल से मतलब कि कॉलेज से आपके पास आता है, तो उसमें टाइम लगता है। इसलिए पढ़ाई करने के लिए अच्छे से सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक कर दें और पढ़ें ध्यान से, ठीक है। अगली हमारी हेडिंग होगी संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसके डेफिनेशन से ही मतलब है, थोड़ा सा समझाते हैं इसको। किसी यौगिक के एक अणु में विद्यमान विभिन्न परमाणुओं की व्यवस्था को व्यक्त करने वाला सूत्र उस यौगिक का संरचना सूत्र कहलाता है। मतलब पूरा अरेंजमेंट दिखा देगा कि कौन सा परमाणु, मतलब कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से किस तरह से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, आयंस बना रहे हैं, क्या हो रहा है। संरचना सूत्र में क्या होता है ना, किसी यौगिक के एक अणु में विद्यमान विभिन्न परमाणुओं की व्यवस्था को व्यक्त करने वाला सूत्र उस यौगिक का संरचना सूत्र कहलाता है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का अणु सूत्र CH2O है, लेकिन इससे हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा है कि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है। लेकिन जब इसका हम संरचना सूत्र बनाएंगे, यह है संरचना सूत्र, और इस संरचना सूत्र से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जबकि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये पूरा स्ट्रक्चर शो कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संरचना सूत्र। जैसे हमारा एक कंपाउंड है एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। 9th में 10th में पढ़े भी हैं आप लोग, जानते भी हैं। तो ये इसका अम्ल सूत्र है एसिटिक अम्ल का। लेकिन जब इसका संरचना सूत्र बनाते हैं तो इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का ऐसे बॉन्ड बनाएंगे, फिर प्रत्येक कार्बन से ये हाइड्रोजन ऐड हो गया, फिर इसी कार्बन से डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन, फिर इस कार्बन से एक ऑक्सीजन, फिर इससे एक हाइड्रोजन। तो अगर CH3COOH ये इसका अणु सूत्र है, तो ये वाला जो ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इसे क्या कहलाएगा, एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र। मतलब संरचना सूत्र से हमको क्लियर पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। क्लियर, बस हमको डेफिनेशन ही से मतलब था, यहाँ पे ज़्यादा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त करनी है। अब हमको पढ़ना है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ये भी 10th में आप पढ़ चुके हैं, उसी को हम धीरे धीरे यहाँ पे रिपीट करेंगे, काफ़ी तेज़ी से मतलब इसको दोहराया जाएगा, तो इसको आप समझ लीजिएगा। किसी रासायनिक परिवर्तन का सूत्र एवं प्रतीकों द्वारा प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है। कोई भी किसी भी रासायनिक परिवर्तन को अगर हम सूत्र और प्रतीक के माध्यम से प्रदर्शित कर दें तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इन समीकरणों में तीर के चिन्ह या बराबर के चिन्ह के बाईं ओर, तो समीकरण में तीर का चिन्ह होता है, देखे होंगे, या बराबर का चिन्ह भी होता है, पढ़ेंगे अभी, या पहले बराबर ही होता था, अब तीर ही लग रहा है। तो तीर का चिन्ह होता है। तीर के चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक तथा दाईं ओर उत्पाद लिखते हैं। अभिकारक रिएक्टेंट और उत्पाद को क्या बोलते हो, प्रोडक्ट, ठीक है। यदि अभिकारक या उत्पाद 2 या 2 से अधिक हो तो उनके बीच प्लस चिन्ह लगा देते हैं। यदि तीर के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो तो समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। बहुत ही छोटे टर्म में लगभग सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। जैसे जनरल और उदाहरण की बात करें, लिखा है कि जिंक तन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये एक वाक्य है, एक रासायनिक परिवर्तन है। अब इस रासायनिक परिवर्तन को हम शब्द समीकरण के रूप में लिखेंगे। पढ़े हैं आप लोग 10th में शब्द समीकरण। शब्द समीकरण में जो मतलब कि कंपाउंड और एलिमेंट्स हम यूज करते हैं उनका हम नाम लिखते हैं। जैसे जिंक यूज कर रहे हैं तो जिंक प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहे हैं तो लिख देंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिल के ये तीर क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अभी हम बताए हैं कि प्रतीकों और सूत्रों द्वारा अगर किसी भी रासायनिक परिवर्तन को हम प्रदर्शित कर दें तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ प्रतीक हम यूज करने जा रहे हैं। जिंक का क्या होता है, Zn,
सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 तनु डाइल्यूट लिख देंगे नीचे, जिंक सल्फेट का ZnSO4 और हाइड्रोजन को H2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यही जो हमारा ये रिएक्शन जो है ना, यही कहलाएगा रासायनिक समीकरण। Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, ये होगा हमारा रासायनिक समीकरण। और ये तीर है, तीर के जो ये बाएं साइड का पार्ट है ना, ये बाएं तरफ वाला, तीर के बाएं ओर को जो ये हमारा भाग है, इसको हम बोलते हैं अभिकारक। और जो दाहिने साइड का ये भाग है, इसको हम बोलते हैं उत्पाद। क्लियर। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, PRODUCT। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है। और उसके बाद मान लो अगर एक एक होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब दो या दो से अधिक अभिकारक और उत्पाद होते हैं तो उन दोनों को हम अलग कैसे करते हैं? उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर। शायद अब क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट करते हैं, देखिएगा। किसी रासायनिक परिवर्तन का सूत्रों एवं प्रतीकों द्वारा प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। इन समीकरणों में तीर के चिन्ह या बराबर के चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक तथा दाईं ओर उत्पाद लिखते हैं। यदि अभिकारक या उत्पाद दो या दो से अधिक हो तो उनके बीच प्लस चिन्ह लगा देते हैं। यदि तीर के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो तो समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब उत्पाद और अभिकारक में अगर परमाणुओं की संख्या बराबर है तो ऐसे समीकरणों को हम क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। उदाहरण ले लें, जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसको हम अगर शब्द समीकरण के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? जिंक प्लस तनु H2S तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन लिखेंगे Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। Zn प्लस H2SO4 तीर के बाएं वाले को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट यानी अभिकारक, और दाएं वाले को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट यानी उत्पाद। क्लियर। ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। बैलेंस करना आप जानते हैं हाई स्कूल से भी। Zn प्लस HCl ZnCl2 प्लस H2 MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इन दोनों रिएक्शन को आप लोग बैलेंस करके सही कर लीजिएगा। क्लियर। ये असंतुलित समीकरण है, संतुलित कर लेंगे। ठीक है। रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है। पहला है आणविक समीकरण। वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके अणु सूत्र से व्यक्त किया जाता है। अणु सूत्र से व्यक्त करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, ये सब अणु हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलने से अणु का निर्माण होता है। H2 प्लस O2 मतलब हाइड्रोजन के अणु ऑक्सीजन के अणु मिल करके जल के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आणविक समीकरण। दूसरा हमारा होता है आयनिक समीकरण। वे रासायनिक समीकरण जिनमें समीकरण है, रिएक्शन नहीं होगा, इसको इक्वेशन कर लेंगे। आयनिक समीकरण वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारकों तथा उत्पादों के आयनों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अभिकारक और उत्पाद को आयन के रूप में व्यक्त करें। कहने का मतलब ये होता है, उसमें जो होता है ना कोवैलेंट असंयोजक कंपाउंड होते हैं, लेकिन इसमें आयनिक यौगिक होते हैं। ऐसे यौगिक जिनके बीच आयनिक बंध होता है। NaCl प्लस AgNO3 NaNO3 प्लस AgCl आयन्स के रूप में लिख सकते हैं ना। सोडियम को Na प्लस आयन Cl माइनस आयन, ये मिलकर क्या बना है? NaCl। Ag प्लस आयन NO3 आयन AgNO3 Na प्लस NO3 NaNO3 Ag प्लस Cl AgCl हो गया। आयन्स के रूप में अगर व्यक्त किए जा सकते हो तो ऐसे समीकरण को क्या बोलेंगे? आयनिक समीकरण। अगली हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति या स्टाइकियोमेट्री, यही है इंपॉर्टेंट। आज तक नाम नहीं सुने थे, पढ़ना है इसी को। ठीक है, तो सीधा सीधा लिख लेंगे। अभी हम इसका कैलकुलेशन बताएंगे, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य मात्रात्मक संबंध को अभिक्रिया की रस समीकरण मिति कहा जाता है। मतलब अभिकारक और उत्पादों के बीच में जो मात्रात्मक संबंध होता है, उसी संबंध को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। इस संबंध को मोल, अणु, परमाणु, आयतन अथवा द्रव्यमान के रूप में हम व्यक्त करते हैं। इसकी सहायता से रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण में एकदम याद रखिएगा, इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा।
संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के मोलों की संख्या को रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। अगर समीकरण बैलेंस है, संतुलित है, सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी समीकरण हमको मिलेगा, हमको क्या चेक करना है कि समीकरण बैलेंस है या नहीं, मतलब संतुलित है या नहीं। अब संतुलित हो गया तो संतुलित होने के बाद यही है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के मोलों की संख्या को रस समीकरण मिति या स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। यही आपका थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। जैसे ये क्वेश्चन दिया है इससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि अब कहना क्या चाह रहे हैं। मान लीजिए पोटेशियम क्लोरेट है 2KClO3, नाम क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट जब इसको हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, अब देखेंगे समीकरण बैलेंस है कि नहीं। 2K सही है, 2Cl ये भी ठीक है, 2 3 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, समीकरण हमारा बैलेंस है। अभिक्रिया के लिए स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक लिखिए। अब गुणांक लिखने का तरीका देखो, क्या आंसर हम लिख रहे हैं, इसी से आपको समझ में आएगा। इस अभिक्रिया में KClO3 के 2 मोल है ना, यही है मोल 2, ठीक है। 2 मोल गर्म करने पर 2 मोल KCl, ये नंबर है, यही मोलों की संख्या, 2 मोल KCl और 3 मोल O2 देते हैं। ठीक है, 2 मोल KClO3 को अगर हम गर्म करेंगे तो हमको 2 मोल KCl मिलेगा और 3 मोल O2 मिलेगा। अतः इस अभिक्रिया का स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक यही नंबर 223 है। एक बार और, इस समीकरण में KClO3 के 2 मोल गर्म करने पर 2 मोल KCl और 3 मोल O2 देता। इस अभिक्रिया का स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक, समीकरण बैलेंस, नंबर 223। क्लियर, कोई दिक्कत, स्टाइकियोमेट्रिक 2, 2 और 3। ठीक है, तो कोई भी बैलेंस समीकरण, सपोज दैट अगर हम लिख दें, एक समीकरण यहाँ पे लिख दें H2 + Cl2 = 2HCl, इसका अगर स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक पूछें तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं लिखा है तो 1 1 1 एंड 2 1 1 2। क्लियर, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, मतलब रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है। रासायनिक समीकरण निम्नलिखित तथ्यों को व्यक्त करती है। क्या क्या, लैंग्वेज कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन समझ लीजिएगा कि उस रासायनिक समीकरण से हमको यही जानकारी मिलती है जो हम बताने जा रहे हैं। अभिकारकों और उत्पादों के नाम और रासायनिक सूत्र व्यक्त होते हैं, मतलब इनका पता चलता है अभिकारक का नाम क्या है या उत्पाद का नाम क्या है और उसका रासायनिक सूत्र क्या है, जनरल। और मान लीजिए हमारा यही रिएक्शन, इसी को मान लीजिए Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2। तो रासायनिक समीकरण से हमको क्या पता चल गया, ये अभिकारक है इतना, और ये हमारा क्या है, उत्पाद। इससे क्या पता चल रहा है, अभिकारक और उत्पादों के नाम और रासायनिक सूत्र। नाम भी पता चल गया, ये जिंक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये जिंक सल्फेट है, ये हाइड्रोजन है। इसका सूत्र भी क्लियर हो गया, ये जिंक है, Zn होता है, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, ZnSO4 किसका होता है, जिंक सल्फेट का, H2 हाइड्रोजन का संकेत। क्लियर। दूसरा, अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पादों के संगठन और भौतिक अवस्थाएं। ठोस होगा तो यस लिखा होगा, द्रव होगा तो यल लिखा होगा, ठोस यस फॉर सॉलिड, द्रव यल लिखा होगा, यल फॉर लिक्विड, और गैस के लिए G से व्यक्त करते हैं। अगर मान लो लिखा है Zn, तो Zn को हम क्या लिख सकते हैं, Zn सॉलिड होता है, ZnS H2SO4 ये हमारा एक्वस होता है, मतलब जलीय विलयन होता है, तो हमारा बनेगा ZnSO4, ये सॉलिड हो जाएगा, और ये हमारा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यही लिखा रहेगा। अगर रिएक्शन में तो यस लिखा रहेगा तो क्या समझेंगे, सॉलिड है, एक्वस है तो जलीय विलयन है, यस है तो सॉलिड है, जी है तो गैस है, यल होगा तो लिक्विड। इससे रासायनिक समीकरण से हमको पता चल जाता है कि अभिकारक में कौन सा पदार्थ ठोस है, कौन द्रव है और कौन गैस है। क्लियर। अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणु अथवा अणुओं की अपेक्षिक संख्याएँ व्यक्त होती हैं। बाकी देख के पता चल जाएगा ना कितनी संख्याएँ हैं, जिंक कितना है, दोनों साइड में बैलेंस समीकरण है तो एक एक जिंक है, मतलब इनका नंबर पता चलता है। अगला, रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित पदार्थों के अपेक्षिक द्रव्यमान व्यक्त होते हैं। द्रव्यमान भी पता चल जाता है। 1 मोल का द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है।
अगर H2SO4 की बात करें तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा, H2SO4 का निकाल लिया 98 होता है, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 98 ग्राम। किसी भी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अगर अणु है तो अणु भारी मोलर द्रव्यमान होगा, परमाणु होगा तो परमाणु भारी उसका मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। अभिकारक तथा उत्पाद गैसीय अवस्था में हो तो अभिक्रिया में उन गैसों का अपेक्षिक आयतन व्यक्त करते हैं। अगर गैसीय स्टेट में होगा तो आयतन के रूप में व्यक्त करेंगे। हम जानते हैं कि एनटीपी पर सामान्य ताप और दाब पर किसी भी पदार्थ के 1 मोल का आयतन या मोलर आयतन 22.4 लीटर होता है। यदि अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण हो रहा है, अगर कोई भी रिएक्शन को हम संपन्न कराने के लिए ऊष्मा देते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तथा यदि अभिक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त हो रही, ऊष्मा निकल रही है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। सिर्फ नाम जानिए, अभी पूरा डिटेल इसको पढ़ना है। पूरा चैप्टर है आपका थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए देख लीजिए। अभिकारक है, अभिकारक मान लीजिए उत्पाद में बदल रहा है और साइड में प्लस क्यू लिखा है। क्यू का मतलब ऊष्मा है या ऊर्जा भी लिख सकते हो। कहने का मतलब उत्पाद में अगर प्लस ऐड है एनर्जी, तो इसका मतलब क्या होगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। या ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा होगा, अभिकारक उत्पाद डेल्टा एच इक्वल टू माइनस ऊष्मा, मतलब ऊष्मा की मात्रा निगेटिव में दिया होगा, तभी अभिक्रिया क्या होगी, ऊष्मा क्षेपी। ठीक इसका उल्टा, अभिकारक हो उत्पाद हो माइनस क्यू लिखा हो, मतलब माइनस एनर्जी हो, ऊष्मा शोषी। अभिकारक हो उत्पाद हो डेल्टा एच पॉजिटिव हो, तब भी क्या होगा, ऊष्मा शोषी। ठीक है, अभिकारक उत्पाद प्लस एनर्जी, उत्पाद प्लस एनर्जी, इसका मतलब ऊष्मा क्षेपी। अभिकारक उत्पाद या डेल्टा एच इक्वल टू माइनस एनर्जी या माइनस ऊष्मा, तब भी क्या होगा, ऊष्मा क्षेपी। अभिकारक इक्वल टू उत्पाद माइनस ऊष्मा, तो क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी। या अभिकारक इक्वल टू उत्पाद और डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव ऊष्मा, तब भी क्या होगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगला क्या होता है, अभिक्रिया में अविलेय उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र के बाद चिन्ह, ये तीर नीचे की ओर से, तथा गैसीय उत्पादों के लिए उनके रासायनिक सूत्र के बाद चिन्ह, ये तीर ऊपर से व्यक्त करते हैं। मतलब अगर तीर अगर नीचे की तरफ है तो इसको हम अविलेय पदार्थ मानते हैं, जैसे अवक्षेप बोलते हैं इसको। अगर कहीं भी तीर ऐसे लगा हुआ है तो सीधा हम समझ जाएंगे ये क्या है, अवक्षेप है, प्रेसिपिटेट या अविलेय पदार्थ है। अगर तीर ऊपर है तो समझ लेंगे क्या है, गैस है। क्लियर। अगला है अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीय प्रवृत्ति को अभिकारक एवं उत्पादों के मध्य उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। अगर कहीं पे इस तरह का चिन्ह लगा हो बराबर की जगह पर, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अर्थात अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो रही है। जबकि अभिक्रिया में उत्प्रेरक ताप व दाब को तीर के चिन्ह के ऊपर या नीचे व्यक्त करते हैं। अगर कहीं उत्प्रेरक यूज कर रहे हैं या कोई मतलब टेम्परेचर दिखाना हो या प्रेशर दिखाना हो, तो हम उसके तीर के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीयता ये चिन्ह है, जिसका मतलब ये अभिक्रिया क्या होगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। अभिकारक में पदार्थ के जलीय विलयनों को उनके संगठन के बाद AQ, अगर AQ लगा होगा इसका मतलब होता है जलीय विलयन। AQ बना AQUOUS, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन। रिएक्शन Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, AQ जलीय विलयन। रिएक्शन करेगा बेरियम सल्फेट सॉलिड है, अवक्षेप है। इसका मतलब बेरियम सल्फेट क्या है, अवक्षेप है, प्रेसिपिटेट। अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़े थे हाई स्कूल में, वही है। +2 NaCl AQ है, जलीय विलयन। क्लियर, खत्म। अगला एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए स्टाइकियोमेट्री गुणांक लिखिए, बताएं हैं, उसी के बेस पे लिखना है आपको। Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2O N2 + 3H2 = 2 NH3 2C2H2 गैस + 5O2 गैस = 4CO2G + 2H2Al। तो सबका लिख देना, स्टाइकियोमेट्री लिखनी है तो आप लोग लिख करके इसको बताइएगा। अब यहीं से इम्पॉर्टेंट है, यहीं से दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो देखेंगे। रासायनिक रस समीकरण मिति पर आधारित गणनाएं, इसकी सहायता से निम्न प्रकार के संबंधों की गणनाएं की जाती हैं। तो पहला संबंध है हमारा द्रव्यमान संबंधी गणनाएं। इस प्रकार की गणनाओं में एक अभिकारक या उत्पाद का द्रव्यमान दिया होता है तथा दूसरे के द्रव्यमान की गणना संतुलित रासायनिक समीकरण में पदार्थ के मोलों की सहायता से हम करते हैं। तो क्वेश्चन पे आएंगे तो क्लियर हो जाएगा क्या कर रहा है। लिखा है 7.95 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड पर पूर्ण अभिक्रिया होने तक हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त जल के द्रव्यमान की गणना कीजिए।
कहने का मतलब कि 7.95 ग्राम की ऊपरी ऑक्साइड है, उसमें रिएक्शन पूरा होने तक हमने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया तो हम कितना ग्राम जल प्राप्त होगा। तो अणुभार आपको याद होना चाहिए, परमाणुभार कॉपर का 63.5 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 होता है, जानते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए ना हमको समीकरण याद आना चाहिए, समीकरण आना चाहिए। समीकरण तो पढ़े हाई स्कूल में, वही समीकरण यहाँ पे यूज करेंगे कि ऊपरी ऑक्साइड की H2 गैस द्वारा अपचयन की संतुलित रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। जिसको समीकरण याद होगा वही सॉल्व कर पाएगा। इसे दिया हुआ है CuO + H2 Cu + H2O। सबसे पहले ना हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में पूछा है या जिसके बारे में दिया गया है। यहाँ पे दिया था 7.95 ग्राम के ऊपरी ऑक्साइड की हाइड्रोजन से अभिक्रिया से हमको जल प्राप्त होता है, तो कितना जल मिलेगा। जल का नाम लिया है और ऊपरी ऑक्साइड का। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री इसकी 1 है और इसकी भी 1 है, इसलिए इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी 1 मोल 1 मोल। अब इन दोनों का मोलर द्रव्यमान लिखेंगे तो CuO का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 63.5 + 16 होगा कि नहीं होगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 79.5 ग्राम इसका मोलर द्रव्यमान। इसी तरह जल का निकाल लो 2 + 16 कितना हो जाएगा 18। हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसी के बेस से अब हम बना देंगे कि 79.5 ग्राम CuO के अपचयन से प्राप्त H2O का द्रव्यमान कितना है 18 ग्राम, इसलिए जो दिया है 7.95 ग्राम CuO के अपचयन से प्राप्त H2O इक्वल टू, जो चूंकि के पास होता है ना उसको नीचे लेके आए 7.95 × 18/79.5 कुल मिला कितना आ जाएगा 1.8 ग्राम। क्लियर। एक और क्वेश्चन है, उससे थोड़ा सा और क्लियर होगा। लिखा है कि हाइड्रोजन द्वारा 1 किलोग्राम Fe2O3 के अपचयन से कितना लोहा प्राप्त होगा। तो Fe2O3 के अपचयन का समीकरण निम्नलिखित है। समीकरण ही पता होना चाहिए। तो समीकरण हम लिख रहे हैं Fe2O3 + 3H2 = 2Fe + 3H2। यह बैलेंस समीकरण हमको लिखना है। एक बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, समीकरण संतुलित होना चाहिए। हमने लिख दिया संतुलित समीकरण। अब स्टोइकियोमेट्री देख लो, इसका कितना मोल है 1 मोल, यहाँ पे 2 है तो ये कितना मोल है 2 मोल। अब 1 मोल का मोलर द्रव्यमान निकालो तो 2 Fe का परमाणु भार होता है 56, तो 2 × 56 + 3 × ऑक्सीजन कितना होता है 16, 3 × 16 कुल मिला के जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 160 ग्राम। अब यहाँ 2Fe तो 2 × Fe का परमाणु भार 56, कुल मिला कितना हो गया 112। अब यहाँ से हमको समीकरण बना लेंगे, चूँकि 160 ग्राम Fe2O3 से प्राप्त Fe की मात्रा कितना है 112 ग्राम, इसलिए 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम Fe2O3 से प्राप्त Fe इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 700 ग्राम। ये हमारा आंसर होगा। सिर्फ एक क्वेश्चन आपके लिए, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। इसी टाइप का दिया है 16 ग्राम मेथेन के दहन से प्राप्त जल के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। समीकरण हम लिख दे रहे हैं आसानी के लिए आपके। CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट ये रिएक्शन, यहाँ तक हमारा ये लाइन हम खींच दे रहे हैं। इसके नीचे वाला आपको नहीं देखना है, ये क्वेश्चन दूसरा है, नहीं लिखे हैं इसको। एक ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ध्यान से देख करके सॉल्व करके आंसर दीजिएगा। थैंक यू।